आज हम लोग राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत में थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं और थर्ड यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे अधिकारों की। अधिकार क्या है, अधिकारों की उत्पत्ति कैसे हुई, अधिकारों की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत अधिकारों की क्या भूमिका है और अधिकारों का कितने प्रकार के अधिकार है। व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति संघर्ष करता है और इस संघर्ष काल के अंतर्गत अपने राइट के लिए व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजरता है। ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। इन सब परिस्थितियों के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए। ईश्वर ने व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार दिया है, ईश्वर ने व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया है जो उससे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन परिस्थितियों ने उसे विवश करके आज वो आत्मदाह का प्रयास भी करता है। तो ऐसे क्या परिस्थितियां बन गई, ऐसे क्या वो राइट है जो मतलब कि व्यक्ति स्वयं संरक्षण नहीं कर पाता है और उसके लिए वो संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है। तो हम लोग अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स और राइट बात करें तो अधिकार हम लोग ये कहेंगे कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है और इस संघर्ष के पीछे हम लोग कहानी को देखें तो अधिकार मूल रूप से मनुष्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहां अधिकार नहीं है वहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा और वहां पर अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखें कि अधिकारों के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य के बराबर है और वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हम लोग देखते हैं आज अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। इन अधिकारों के बिना हम लोग एक आदर्श समाज की, आदर्श राज्य की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो जो अधिकार है जिसे अंग्रेजी में राइट कहा जाता है वो मूल रूप से जो है 19वीं शताब्दी के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए, 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आप लोग देखिए तो कहीं ना कहीं पर यह है कि व्यक्ति अधिकारों के लिए लड़ता रहा है क्योंकि जो प्रकृति ने उसको अधिकार दिया वो उसे अधिकार पर्याप्त रूप से मिल नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं अधिकारों के बारे में। तो अधिकारों के सिद्धांतों की अगर बात करें तो अधिकारों के सिद्धांतों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मूल रूप से नंबर 1 पर जो सिद्धांत आता है वो आता है प्राकृतिक अधिकार। देखिए जहां तक प्राकृतिक अधिकारों की बात करें हम लोग यहां पर बात करेंगे जो मूल रूप से जॉन लॉक की बात करें। जॉन लॉक ने शासन पर 2 निबंध एक पुस्तक लिखी थी 1789 के अंतर्गत और जॉन लॉक ने कहा कि प्रकृति ने व्यक्ति को अधिकार दिए हैं, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जो जॉन लॉक बात कहता है कि जिस प्रकार व्यक्ति के जन्म के साथ उसके हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, गला जुड़े हुए हैं वैसे के वैसे अधिकार भी व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं। दूसरा आता है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वह है जो उसे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है और इसका उचित प्रबंध न होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अधिकारों के बारे में तो
जॉन ऑस्टिन को देख लो, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। और होब्स ने जो बात कही अधिकारों के बारे में कि जो है राज्य के बिना किसी भी समाज की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, तो कानूनी रूप से उसे मान्यता होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति अपने अधिकारों को इंप्लीमेंट करने के लिए उस राइट का प्रयोग करेगा। नंबर 3 आता है अधिकारों की ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांतों के हम लोग देखते हैं कि इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, प्राचीन काल के अंतर्गत दादाजी हुआ करते थे और दादाजी के जो घर के अंदर बुजुर्ग होते थे, मुखिया होते थे, उनके देहावसान के पश्चात, शांत होने के पश्चात जो बड़ा बेटा है या उनका बड़ा पोता है, उनको घर का मालिक बना दिया जाता था। तो ये क्या है, अधिकारों का जो है, जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में यह भी मूल रूप से एक जो है उपयोगी अधिकारों का रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट आता है अधिकारों का लोक कल्याणकारी सिद्धांत। देखिए, लोक कल्याणकारी सिद्धांतों के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, जर्मनी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की विचारधारा को हम लोग देखें तो वो कहते हैं ये सिक्के के दो पहलू है और अधिकारों का मूल उद्देश्य यह है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, व्यक्ति को अधिक से अधिक ऐसी आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके, और ये वेलफेयर स्टेट में किया जाता है। इसे हम लोग अधिकारों का जो है मूल रूप से लोक कल्याणकारी सिद्धांत कहेंगे। और लास्ट इसमें आता अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, राज्य एक क्या है, देवीय संस्था है, और इस कारण राज्य ईश्वर का प्रतिरूप और राजा ईश्वर का भेजा गया प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, और राज्य के अंतर्गत राजा के द्वारा दिया गया आदेश ही कानून है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वो ईश्वर का उल्लंघन करता है। तो ये आदर्शवादी बातों पर आधारित है। नेक्स्ट आता है अपने अधिकारों का वर्गीकरण। अधिकारों का वर्गीकरण, देखिए वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, नंबर 1 पर आता है प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार आता है, सामाजिक अधिकार आता है, सामाजिक अधिकार और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार मैंने आपको जॉन लॉक का उदाहरण दिया था और उसने कहा था कि जीवन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, संपत्ति की होनी चाहिए, और व्यक्ति के मूल रूप से जो है उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि वो पैतृक संपत्ति की तरह, जिस प्रकार प्रकृति ने उसको जैसा जन्म दिया है स्वच्छंद हवा के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बता रहा हूं कि जीन जैक्स रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सभी जगह बंधनों से जकड़ा जाता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अधिकारों को लेकर के होता है, लेकिन समाज और सोसाइटी के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। नैतिक अधिकार मानव की नैतिक भावना पर निर्भर करते हैं, और इसके अर्थात अधिकार मानव को मिलने वाले संस्कारों पर निर्भर करते हैं, और उच्च संस्कार मिलने पर व्यक्ति उच्च कोटि का होता है और निम्न संस्कार मिलने पर निम्न कोटि का होता है। इसलिए यह अधिकार क्या है, माता पिता से व्यक्ति ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट आता कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार के अंतर्गत बच्चों अधिकार का जो स्रोत है वो है कानून, लॉ मेकिंग की अगर अपन बात करें, और इसके अंतर्गत आप लोगों को बताऊं कि व्यक्ति के अगर जो संविधान के द्वारा, समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा जो कानून दिए गए हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन होता है तो मूल रूप से आपको मैं बताऊं कि न्यायालय की शरण ली जा सकती है, तो इनकी कानूनी रूप से मान्यता होती है। नेक्स्ट आता है आपका कानूनी अधिकार, कानूनी सॉरी बढ़ा दिया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स,
और व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए भारत के संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों के बारे में अपन लोग देखते हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक सुरक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32, इन अधिकारों के द्वारा भी भारत के संविधान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद आप लोग 12 से 35 तक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए 6 मौलिक अधिकारों की विस्तृत विवेचना की गई है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक अधिकार। देखिए, राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य है कि व्यक्ति चुनाव में लड़ना है, उम्मीदवार बनना है, मतदान करना है, उसको जो है सार्वजनिक पद ग्रहण करना है, सरकार की आलोचना करनी है। किसी प्रकार का जाति, भाषा, धर्म और संप्रदाय के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना ही राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट आता है सामाजिक अधिकार। और सामाजिक अधिकार से तात्पर्य बच्चों कि समाज और सोसाइटी के अंतर्गत अपने कुटुंब के साथ रहना, परिवार के साथ रहना, रीति रिवाजों का निर्वहन करना, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, सामाजिक समितियों का निर्माण करना, उन्हें भंग करने का अधिकार किसको होता है? व्यक्ति को होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अधिकार भी जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत सहायक होता है। और ये मूल रूप से उसके जो है व्यक्ति को सुरक्षित और उसके विकास के अंतर्गत अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा का अधिकार। देखिए, वर्तमान के अंतर्गत, आजकल के समय के अंतर्गत शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। और जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वो एक परिवार का और एक देश का अच्छा निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा है वो एक अधिकार के रूप में गवर्नमेंट ने स्वीकार किया है और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, इस आधार पर कि वह मान लीजिए जो है आर्थिक दृष्टि से कमजोर है या जाति, भाषा, धर्म के आधार पर कमजोर है, तो शिक्षा का भी अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आता है काम का अधिकार। मानव को अपना भरण पोषण करने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध कराने के लिए श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा कि वो काम के घंटे निश्चित किए गए हैं और श्रमिक अपने काम सरकार से मांग सकता है। तो ये भी अधिकार जो है मूल रूप से सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। और लास्ट में जो आता है वो आता है धार्मिक अधिकार। देखिए, भारत के संविधान की बात बताऊं, आप लोग 25 से 28 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो भारत का संविधान किसी भी जाति, धर्म, भाषा का फेवर नहीं करता है। व्यक्ति को अपने कोई भी धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है और किसी भी सार्वजनिक शिक्षण संस्था के अंतर्गत वे कोई भी व्यक्ति या संस्था धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आज विश्व के अंतर्गत जो अधिकारों की बात आ रही है वो धर्म के मामले में सभी को सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि धार्मिक अधिकार भी व्यक्ति को दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अधिकारों के बाद में वो आता है बच्चों, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मानव अधिकार। अभी तक तो मैंने पढ़ाए थे आपको अधिकार, अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं मानव अधिकार कि मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार, मानवाधिकार, मानवाधिकार। देखिए, मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन राइट्स क्या है,
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार की कब घोषणा की गई थी, मानव अधिकारों का क्या महत्व है। देखिए, विश्व के अंतर्गत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए एक मानव अधिकार आयोग की स्थापना पर बल दिया जाने लगा। और मैं आपको बताऊं, जब से सृष्टि का जन्म हुआ है और जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अधिकारों का जो संबंध है मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। मानव अपने प्रारंभिक काल के अंतर्गत स्वच्छंद जीवन व्यतीत करता था। पाषाण युग था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, बर्बर हबशी की तरह घूमता था और पहिए का आविष्कार हुआ था, अग्नि का आविष्कार हुआ था, कबीले में रहता था। तो व्यक्ति एक दूसरे की संपत्ति को हड़पने लगा, व्यक्ति से व्यक्ति एक दूसरे को असुरक्षित महसूस करने लगा और समाज के अंतर्गत आर्थिक विषमता कायम हो रखी थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है, जो मूल रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए एक सम्मानजनक परिस्थितियां पैदा करने के लिए मानव अधिकारों की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा। और इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, सार्वभौमिक घोषणा पत्र मानव अधिकारों के लिए एक की गई थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आपके पीछे का बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, क्योंकि आप लोग देखिए कि उससे पहले जो अमेरिका की क्रांति हुई थी 1976 के अंतर्गत, 1979 के अंतर्गत जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी और उसमें लुई 14वां कहा करता था आई एम स्टेट। तो उसके अंतर्गत स्वतंत्रता भ्रातृत्व का नारा बुलंद हुआ था, समानता स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। तो उसी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए जो अंतरराष्ट्रीय घोषणा पत्र है, दास प्रथा का उन्मूलन करने के लिए आपको जो है मानवीय वातावरण और अराजकतापूर्ण वातावरण को और जो आपके बाल श्रमिकों का जो शोषण किया जाता था बच्चों का, तो ऐसे अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर के कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए और उन आवश्यक परिस्थितियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जो 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की, उसमें 30 अनुच्छेद शामिल किए गए थे और उन 30 अनुच्छेदों के माध्यम से उन्होंने कहा, क्या क्या वो 30 अनुच्छेदों के अंतर्गत बल दिया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति अबाध भ्रमण कर सकता है, किसी के साथ में अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा, सभी पत्र व्यवहार करके सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, राज्य की सीमा में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सकते हैं और स्त्री और पुरुष शादी करके अपना घर बसा सकते हैं, जबरदस्ती संपत्ति से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता और सभी व्यक्तियों को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, समान रूप से वो सरकार में भागीदारी में भाग ले सकते हैं, सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी और विश्राम एवं अवकाश की छुट्टियों का अधिकार होगा, स्वतंत्र रूप से नियोजन प्लानिंग करने की स्वतंत्रता होगी, समान रूप से कार्य करना और वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का भी अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता होगी, प्रत्येक व्यक्ति अगर कोई अपराधी है तो उसकी सार्वजनिक रूप से सुनवाई की जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति दासता से मुक्त रहेगा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना गिरफ्तारी के मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सभी व्यक्तियों को अपनी राष्ट्रीयता का अधिकार होगा और अन्य देशों की शरण मांगने पर प्रत्येक व्यक्ति को उसे शरण दी जाएगी,
प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी होगा, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकेगा, प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवा में कर्मचारी बनने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगारी के विरुद्ध सरकार से संरक्षण प्राप्त करेगा, प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायिक संघ बनाने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करने का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा लेने का अधिकार होगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है मूल रूप से आपके फंडामेंटल राइट्स के पश्चात अगर अपन ह्यूमन राइट्स की बात करें तो आपको मैं बताऊं कि ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत जो है मूल परिस्थितियों का निर्माण करने के पीछे यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां निर्माण करने का उसे अधिकार दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का जो विश्व समुदाय के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है वो मूल रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा बच्चों आता है फंडामेंटल राइट्स के बाद में आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आता है आपका फ्रीडम, उसको हम लोग कहेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, स्वतंत्रता की क्या परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता के क्या विविध रूप हैं, इनके बारे में अगर अपन अध्ययन करें तो आप लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ अंग्रेजी में उसको कहते हैं लिबर्टी और ये लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता मूल रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह बात सर्वसत्य है। यानी कि मानव सभ्यता और संस्कृति का इतिहास है वो कहीं न कहीं पर आप लोग देखते हो स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल, संघर्ष की कहानी छुपी हुई है। व्यक्ति को जब अधिकार नहीं मिलते हैं, जब स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो वो स्ट्रगल करता है और संघर्ष करता है और उस संघर्ष के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब जब सत्ता जहां जहां पर निरंकुश सत्ता का बोलबाला हुआ वहां पर क्रांति हुई और उस क्रांति को बदलने के लिए किसके लिए लड़ा गया था? स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। जब भारत को देख लो, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ा, फ्रांस के अंतर्गत लुई 14वां के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा, जार निकोलस के विरुद्ध रशिया के अंदर आंदोलन करना पड़ा। तो निरंकुश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करके व्यक्ति ने अपने जो राइट है स्वतंत्रता और समानता पाने का प्रयास किया है। आदिम काल के अंतर्गत व्यक्ति स्वच्छंद विचरण करता था, निस्संदेह ये बात सत्य है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों ने उसको बंधनों के अंदर क्या किया? बांध दिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो इंग्लैंड गौरवपूर्ण क्रांति 1688, लेकिन आप लोग वहां पर भी देखिए 1215 का मेग्ना कार्टा प्रस्ताव पारित किया गया था और उसमें राजा के अधिकार सीमित कर दिए गए थे। और उसके पश्चात आप लोग देखिए बिल ऑफ राइट्स 1689 के अंतर्गत पारित हुआ था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग ब्रिटानिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अध्ययन करें तो वहां पर भी आप लोग देखिए कि जो लिबर्टी स्वतंत्रता की बात की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर ब्रिटेन के अंतर्गत महिलाओं को भी 1832 के अंतर्गत वैश्य मताधिकार का अधिकार दिया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, लिबर्टी की बात करें हम लोग देखते हैं कि आज जो जितने भी क्रांतियां हुई, मैंने आपको बताया था जो 1917 की रशिया की जो क्रांति हुई है, जो भारत के अंतर्गत 1947 का हुई है, तो कहीं न कहीं पर हम लोग देखते हैं
कि स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति हमेशा लड़ता रहा है और लड़ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे मूल रूप से कि स्वतंत्रता की जो बात आ रही है वो स्वतंत्रता के स्वरूप, काइंड ऑफ लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता के प्रकार क्या है। स्वतंत्रता के प्रकार। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है इस बारे में मैं आपको बताता हूं। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। 4 प्रकार बताता हूं बच्चों। मैं पॉलिटिकल साइंस के तुम लोग विद्वान स्टूडेंट बैठे हो यहां पर, तो ये जो स्वतंत्रता है इसको अगर अपन आगे करें, 4 से आगे बढ़े, तो इसमें और भी आती है। आर्थिक स्वतंत्रता भी आती है, धार्मिक स्वतंत्रता भी आती है, नैतिक स्वतंत्रता भी आती है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी आती है। स्वतंत्रता के विविध रूप है, एक रूप नहीं है। स्वतंत्रता के अनेक रूप है और इन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वो प्रकृति के द्वारा दी गई है हमें, उससे मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, सभी जगह बंधनों से झगड़ा जाता है। ये बात कौन कहता है? रूसो कहता है। तो ये कौन सी हुई? प्राकृतिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शादी करना, खुद की मन मर्जी की लड़की पसंद करके लाऊंगा, जो सुंदर होगी वो मेरी बीबी होगी। धर्म, मुसलमान धर्म को एक्सेप्ट करता हूं। शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा लूंगा। काम, फोटोग्राफी का करूंगा। तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य कि वे राज्य का, किस राज्य की राष्ट्रीयता ग्रहण करे और उसे घूमने फिरने की आबाद स्वतंत्रता हो। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब उम्मीदवार बनना, चुनाव लड़ना, मतदान में भाग लेना, विचार अभिव्यक्त करना, संघर्ष करना, यह राजनीतिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलापों से जो है अपना लेन देन करता है। और नेक्स्ट आता नैतिक स्वतंत्रता। वो नैतिक स्वतंत्रता बच्चों मूल उद्देश्य है कि इसके अंतर्गत परिवार के द्वारा जो संस्कार दिए जाते हैं वो उसके द्वारा नैतिक स्वतंत्रता होती है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में अपन वापस मिलते हैं।